एपिसोड 21। प्रोफेसर ने बहुत मधुर स्वर में उत्तर दिया। मैंने वो नाम केवल इसलिए लिया क्योंकि मुझे संदेह था। मैं तुम्हें मिस्टर नहीं कह सकता और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। हाँ, मेरे प्रिय लड़के, तुमसे प्रेम करने लगा हूं, जैसे आर्थर से। आर्थर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बूढ़े व्यक्ति का हाथ गर्मजोशी से थाम लिया। आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, उसने कहा। मैं आशा करता हूं कि मुझे हमेशा आपके मित्र होने का सम्मान मिलेगा और मुझे ये भी कहना है कि मेरी प्रिय के प्रति आपकी दयालुता के लिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं पा रहा हूं। वो एक क्षण रुका और फिर बोला, मुझे पता है कि वो आपकी भलाई को मुझसे भी बेहतर समझती थी और यदि उस समय जब आपने वैसा व्यवहार किया था, आपको याद है। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। मैंने कोई असभ्यता दिखाई हो या किसी प्रकार की कमी रखी हो तो आपको मुझे क्षमा करना होगा। उन्होंने गंभीर दयालुता के साथ उत्तर दिया। मुझे पता है कि उस समय तुम्हारे लिए मुझ पर पूरा विश्वास करना कठिन था, क्योंकि ऐसे कठोर व्यवहार पर विश्वास करने के लिए समझ आवश्यक होती है। और मैं मानता हूं कि अभी भी तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। और शायद आगे भी ऐसे अवसर आएंगे जब मैं तुमसे विश्वास मांगूंगा, जबकि तुम समझ नहीं पाओगे। ना अभी समझना चाहिए, लेकिन वो समय आएगा जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर पूर्ण और संपूर्ण होगा और जब तुम सब कुछ ऐसे समझोगे मानो स्वयं सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा हो। तब तुम मुझे आरंभ से अंत तक आशीर्वाद दोगे, अपने लिए, दूसरों के लिए और उसके प्रिय स्मरण के लिए, जिसकी रक्षा करने की मैंने शपथ ली थी। और सचमुच, सचमुच, सर, आर्थर ने उत्साह से कहा, मैं हर तरह से आप पर विश्वास करूंगा। मुझे पता है और मैं मानता हूं कि आपका हृदय बहुत उदार है। आप जैक के मित्र हैं और आप उसके भी थे। आप जो चाहे कर सकते हैं। प्रोफेसर ने 2-3 बार अपना गला साफ किया, जैसे कुछ कहने वाले हों, और अंत में बोले, क्या मैं अब आपसे कुछ पूछ सकता हूं? निश्चित रूप से। आप जानते हैं कि श्रीमती वेस्टेनरा अपनी सारी संपत्ति आपके नाम छोड़ गई है? नहीं, बेचारे की तरह मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। और चूंकि अब सब कुछ आपका है, इसलिए आपको अधिकार है कि आप उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं मिस लूसी के सभी कागज और पत्र पढ़ सकूं। विश्वास कीजिए, ये कोई व्यर्थ जिज्ञासा नहीं है। इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है जिसे वो अवश्य स्वीकार करती। वे सब मेरे पास यहां हैं। मैंने उन्हें उस समय ले लिया था जब हमें पता नहीं था कि सब कुछ आपका है, ताकि कोई अजनबी हाथ उन्हें न छुए और कोई अजनबी आंख उसके शब्दों के माध्यम से उसकी आत्मा में न झांके। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें अपने पास रखूंगा। अभी आप भी उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। एक भी शब्द नष्ट नहीं होगा और उचित समय आने पर मैं उन्हें आपको लौटा दूंगा। ये एक कठिन निवेदन है, लेकिन आप इसे करेंगे, क्या नहीं, लूसी की खातिर? आर्थर ने अपने पुराने उत्साह के साथ उत्तर दिया। डॉक्टर वैन हेल्सिंग, आप जो चाहे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कहकर मैं वही कर रहा हूं जिसे मेरी प्रिय स्वीकार करती। समय आने तक मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। बूढ़े प्रोफेसर खड़े हो गए और गंभीर स्वर में बोले, और तुम सही हो, हम सबके लिए पीड़ा होगी, लेकिन ये केवल पीड़ा ही नहीं होगी, और नहीं, ये अंतिम पीड़ा होगी। हमें और तुम्हें भी, सबसे अधिक तुम्हें, मेरे प्रिय लड़के, मीठे जल तक पहुंचने से पहले कड़वे जल से गुजरना होगा। लेकिन हमें साहसी और निस्वार्थ बनना होगा, अपना कर्तव्य निभाना होगा, और तब सब ठीक हो जाएगा। उस रात मैं आर्थर के कमरे में एक सोफे पर सोया। वैन हेल्सिंग बिल्कुल भी सोने नहीं गए। वो घर में इधर उधर आते जाते रहे, मानो पहरा दे रहे हों। और वो कभी भी उस कमरे की दृष्टि से बाहर नहीं हुए जहां लूसी का ताबूत रखा था, जिस पर जंगली लहसुन के फूल बिखरे हुए थे। उन फूलों की गंध, लिली और गुलाब की सुगंध के बीच रात में एक भारी और तीव्र महक फैला रही थी।
अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बनी रहे। अब चलते हैं कहानी में। मीना हार्कर की डायरी। 22 सितंबर। एक्सेटर जाने वाली ट्रेन में जोनाथन सो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कल ही मैंने आखिरी प्रविष्टि लिखी थी। और फिर भी उसके बाद कितना कुछ हो गया। व्हिटबी में और पूरी दुनिया जैसे मेरे सामने थी। जोनाथन दूर था और उसकी कोई खबर नहीं थी। और अब जोनाथन से विवाह हो चुका है। जोनाथन एक वकील है, एक साझेदार, समृद्ध, अपने व्यवसाय का मालिक। मिस्टर हॉकिंस मर चुके हैं और दफनाए जा चुके हैं, और जोनाथन को फिर से एक ऐसा दौरा पड़ा है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। शायद किसी दिन वो मुझसे इसके बारे में पूछे, इसलिए मैं सब कुछ यहां लिख रही हूं। मेरी शॉर्ट हैंड लिखने की आदत कुछ जंग खा गई है। देखो, अचानक आई समृद्धि हमारे साथ क्या कर देती है। इसलिए अभ्यास के लिए इसे फिर से ताजा करना अच्छा रहेगा। अंतिम संस्कार बहुत सरल और बहुत गंभीर था। वहां केवल हम दोनों और नौकर थे। एक्सेटर से उनके एक दो पुराने मित्र, उनका लंदन एजेंट और एक सज्जन जो इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष सर जॉन पैक्सटन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जोनाथन और मैं हाथ में हाथ डाले खड़े थे, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारा सबसे अच्छा और सबसे प्रिय मित्र हमसे हमेशा के लिए चला गया है। हम चुपचाप शहर लौट आए और हाइड पार्क कॉर्नर तक बस से गए। जोनाथन ने सोचा कि मुझे दरो में थोड़ी देर बैठना अच्छा लगेगा, इसलिए हम वहां बैठ गए। लेकिन वहां बहुत कम लोग थे, और इतने सारे खाली कुर्सियां देखकर वो जगह उदास और सुनसान लग रही थी। इससे हमें घर की खाली कुर्सी की याद आ गई। इसलिए हम उठे और पिकैडिली की ओर चल पड़े। जोनाथन मेरा हाथ पकड़े हुए था, वैसे ही जैसे पुराने दिनों में जब मैं स्कूल जाने से पहले हुआ करता था। मुझे ये थोड़ा अनुचित लगा, क्योंकि कई सालों तक अन्य लड़कियों को शिष्टाचार और मर्यादा सिखाने के बाद उसका प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ जाता है। लेकिन वो जोनाथन था, और वो मेरा पति था, और वहां कोई हमें जानने वाला नहीं था, और यदि देख भी लेता तो हमें परवाह नहीं थी। इसलिए हम चलते रहे। मैं ग्यूलियानो के बाहर एक विक्टोरिया गाड़ी में बैठी एक बहुत सुंदर लड़की को देख रही थी, जिसने बड़ा सा गोल टोपी पहन रखा था। तभी मैंने महसूस किया कि जोनाथन ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि मुझे दर्द होने लगा, और उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मैं हमेशा जोनाथन को लेकर चिंतित रहती हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उसे फिर से कोई घबराहट का दौरा न पड़ जाए। इसलिए मैं तुरंत उसकी ओर मुड़ी और उससे पूछा कि आखिर उसे किस बात ने इतना विचलित कर दिया। वो बहुत पीला पड़ गया था, और उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आई हों, आधा आतंक और आधा आश्चर्य लिए। वो एक लंबे, दुबले आदमी को घूर रहा था, जिसकी चोंच जैसी नाक, काली मूछें और नुकीली दाढ़ी थी, और जो उसी सुंदर लड़की को देख रहा था। वो उसे इतनी तीव्रता से देख रहा था कि उसने हम दोनों में से किसी को भी नहीं देखा। इसलिए मुझे उसे ध्यान से देखने का अच्छा अवसर मिला। उसका चेहरा अच्छा नहीं था। वो कठोर, क्रूर और कामुक लग रहा था, और उसके बड़े सफेद दांत, जो उसके बहुत लाल होठों के कारण और भी सफेद दिखाई दे रहे थे, जानवरों की तरह नुकीले थे। जोनाथन लगातार उसे घूरता रहा, यहां तक कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं वह आदमी उसे देख न ले। मुझे भय था कि वो इसे बुरा मान सकता है, क्योंकि वो बहुत उग्र और घिनौना लग रहा था। मैंने जोनाथन से पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है, और उसने उत्तर दिया, मानो उसे लगा हो कि मुझे भी उतना ही पता है जितना उसे। क्या तुम देखती हो वो कौन है? नहीं, प्रिय, मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानती। वो कौन है? उसका उत्तर मुझे चौंका भी गया और रोमांचित भी कर गया, क्योंकि उसने ये ऐसे कहा मानो उसे पता ही न हो कि वह मुझसे, मीना से, बात कर रहा है। वही आदमी है। बेचारा स्पष्ट रूप से किसी बात से बहुत भयभीत था, बहुत अधिक भयभीत। मुझे सच में विश्वास है कि यदि उसे सहारा देने के लिए मैं उसके साथ न होती, तो वो वही गिर पड़ता,
वो लगातार उसे घूरता रहा। तभी दुकान से एक आदमी छोटा सा पैकेट लेकर बाहर आया और उस महिला को दे दिया, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर चली गई। वो काला आदमी अपनी नजरें उसी पर टिकाए रहा, और जब गाड़ी पिकैडिली की ओर बढ़ी तो वह भी उसी दिशा में उसके पीछे पीछे चला और एक हैंडसम गाड़ी को पुकारा। जोनाथन उसे जाते हुए देखता रहा और जैसे खुद से कहने लगा, मुझे विश्वास है कि वो वही काउंट है, लेकिन वो फिर से जवान हो गया है। हे भगवान, अगर ऐसा है, ओ मेरे भगवान, मेरे भगवान, काश मुझे पता होता, काश मुझे पता होता। वो खुद को इतना परेशान कर रहा था कि मुझे डर लगा कि कहीं उससे प्रश्न पूछकर मैं उसके मन को उसी विषय में उलझाए न रख दूं। इसलिए मैं चुप रही। मैं धीरे से हट गई और वो मेरा हाथ पकड़े मेरे साथ आसानी से चल पड़ा। हम थोड़ा और आगे चले और फिर ग्रीन पार्क में जाकर कुछ देर बैठ गए। पतझड़ के लिए दिन काफी गर्म था और वहां छाया में एक आरामदायक सीट थी। कुछ मिनटों तक शून्य में देखते रहने के बाद जोनाथन की आंखें बंद हो गई और वो जल्दी ही सो गया। उसका सिर मेरे कंधे पर टिक गया। मुझे लगा कि उसके लिए यही सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। लगभग 20 मिनट बाद वो जागा और प्रसन्न स्वर में बोला, अरे मीना, क्या मैं सो गया था? ओह, मुझे माफ करना कि मैं इतना असभ्य हो गया। आओ, कहीं चलकर चाय पीते हैं। स्पष्ट था कि वो उस काले अजनबी के बारे में सब भूल चुका था, जैसे अपनी बीमारी में वो उन सभी बातों को भूल गया था जिन्हें उस घटना ने उसे याद दिला दिया था। मुझे ये भूलने की आदत अच्छी नहीं लगती। इससे उसके मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है या पहले से हुई क्षति बढ़ सकती है। मैं उससे पूछ नहीं सकती, क्योंकि डर है कि इससे लाभ से अधिक हानि हो सकती है। लेकिन मुझे किसी तरह उसकी विदेश यात्रा के वास्तविक तथ्यों को जानना ही होगा। मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब मुझे वो पैकेट खोलना होगा और देखना होगा कि उसमें क्या लिखा है। ओह जोनाथन, मुझे पता है कि यदि मैं गलत भी करूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही हित के लिए है। बाद में हर तरह से एक दुखद घर वापसी। वो घर अब उस प्रिय आत्मा के बिना खाली है जो हमारे लिए इतनी अच्छी थी। जोनाथन अभी भी अपनी बीमारी के हल्के से लौटने के कारण पीला और चक्कर खाता हुआ है, और अब वैन हेल्सिंग का एक तार आया है। जो भी वो हो, ये सुनकर आपको दुख होगा कि श्रीमती वेस्टेनरा की मृत्यु 5 दिन पहले हो गई और लूसी की मृत्यु परसों हुई। आज दोनों को दफना दिया गया। ओह, कितने कम शब्दों में कितना अधिक दुख समाया है। बेचारी श्रीमती वेस्टेनरा, बेचारी लूसी, वे चली गई, हमसे हमेशा के लिए चली गई। और बेचारा, बेचारा आर्थर, जिसके जीवन से इतनी मधुरता चली गई। भगवान हम सबको अपने दुखों को सहने की शक्ति दे। डॉक्टर सिवार्ड की डायरी जारी। 22 सितंबर। सब कुछ समाप्त हो गया है। आर्थर रिंग वापस चला गया है और क्विंसी मॉरिस को अपने साथ ले गया है। क्विंसी कितना अच्छा आदमी है। मुझे अपने दिल की गहराइयों में विश्वास है कि लूसी की मृत्यु का दुख उसने हम में से किसी से कम नहीं सहा, लेकिन उसने इसे एक नैतिक वाइकिंग की तरह सहन किया। यदि अमेरिका ऐसे पुरुषों को जन्म देता रहा तो वो वास्तव में दुनिया में एक बड़ी शक्ति बन जाएगा। वैन हेल्सिंग थोड़ी देर के लिए लेटे हुए हैं, अपनी यात्रा की तैयारी से पहले आराम कर रहे हैं। वो आज रात एम्स्टर्डम जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कल रात लौट आएंगे। उन्हें केवल कुछ व्यवस्थाएं करनी है जो केवल व्यक्तिगत रूप से ही की जा सकती है। यदि संभव हुआ तो वो फिर मेरे साथ ही ठहरेंगे। उनका कहना है कि उन्हें लंदन में कुछ काम करना है जिसमें कुछ समय लग सकता है। बेचारे बूढ़े व्यक्ति, मुझे डर है कि पिछले सप्ताह का तनाव उनकी लोहे जैसी शक्ति को भी तोड़ चुका है। पूरे अंतिम संस्कार के समय मैं देख सकता था कि वो अपने आप पर किसी भयानक नियंत्रण को थोपे हुए थे। जब सब समाप्त हो गया तो हम आर्थर के पास खड़े थे और बेचारा अपने उस हिस्से के बारे में बात कर रहा था जब उसके रक्त को लूसी की नसों में चढ़ाया गया था। मैंने देखा कि वैन हेल्सिंग का चेहरा कभी सफेद पड़ जाता था और कभी बैंगनी हो जाता था।
आर्थर कह रहा था कि तब से उसे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों सचमुच विवाह बंधन में बंध गए हों और वो भगवान की दृष्टि में उसकी पत्नी थी। हम में से किसी ने भी बाकी रक्त संचार के बारे में एक शब्द नहीं कहा और हम में से कोई कभी नहीं कहेगा। आर्थर और क्विंसी साथ साथ स्टेशन के लिए चले गए और वैन हेल्सिंग और मैं यहां लौट आए। जैसे ही हम गाड़ी में अकेले हुए, उन्हें अचानक उन्माद जैसा दौरा पड़ गया। बाद में उन्होंने मुझसे इस बात से इनकार किया कि वो उन्माद था और जोर देकर कहा कि वो केवल उनका हास्यबोध था जो इतने भयानक हालात में भी खुद को प्रकट कर रहा था। वो हंसते हंसते रोने लगे और मुझे खिड़कियों के पर्दे गिराने पड़े ताकि कोई हमें देख न ले और गलत न समझे। फिर वो रोते रोते फिर हंसने लगे और हंसते और रोते रहे, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्त्री करती है। मैंने परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ कठोर होने की कोशिश की, जैसे किसी स्त्री के साथ किया जाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। पुरुष और स्त्रियां अपनी मानसिक शक्ति या कमजोरी को व्यक्त करने में कितने भिन्न होते हैं। फिर जब उनका चेहरा फिर से गंभीर और कठोर हो गया, तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों हंस रहे थे, और वो भी ऐसे समय पर। उनका उत्तर उनके स्वभाव के अनुरूप ही था, तार्किक, प्रभावशाली और रहस्यमय। उन्होंने कहा, तुम समझते नहीं हो मित्र जॉन। ये मत सोचो कि मैं हंसता हूं इसलिए दुखी नहीं हूं। देखो, मैं तब भी रोया हूं जब हंसी ने मेरे गले को जकड़ लिया था। लेकिन ये भी मत समझो कि जब मैं रोता हूं तो केवल दुखी ही होता हूं, क्योंकि हंसी भी उसी तरह आ जाती है। इसे हमेशा याद रखना कि जो हंसी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देकर कहे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वो सच्ची हंसी नहीं होती। नहीं, वो तो एक राजा है और वह जब और जैसे चाहता है वैसे आता है। वो किसी से अनुमति नहीं मांगता, नहीं अवसर की उपयुक्तता देखता है। वो बस कहता है, मैं आ गया हूं। देखो, उदाहरण के लिए, मैं उस इतनी मधुर युवा लड़की के लिए दिल से शोक करता हूं। मैंने उसके लिए अपना रक्त दिया, जबकि मैं बूढ़ा और थका हुआ हूं। मैंने उसे अपना समय, अपनी विद्या, अपनी नींद दी। मैंने अपने दूसरे रोगियों को भी उससे कम महत्व दिया ताकि उसे सब मिल सके। और फिर भी मैं उसकी कब्र के पास हंस सकता हूं, तब भी हंस सकता हूं जब कब्र खोदने वाले की फावड़े से मिट्टी उसके ताबूत पर गिरती है और धर धर की आवाज मेरे दिल पर पड़ती है, यहां तक कि मेरे गालों से खून वापस खिंच जाता है। मेरा हृदय उस गरीब लड़के के लिए भी रोता है, उस प्रिय लड़के के लिए जो मेरी अपनी संतान की उम्र का होता। यदि ईश्वर ने मुझे इतना सौभाग्य दिया होता कि मेरा बेटा जीवित रहता और उसके बाल और आंखें भी वैसी ही होती। अब तुम जानते हो कि मैं उससे इतना प्रेम क्यों करता हूं। और फिर भी जब वो ऐसी बातें कहता है जो मेरे पति के हृदय को गहराई से छू जाती है और मेरे पिता के हृदय को उसकी ओर खींचती है, किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक, यहां तक कि तुमसे भी अधिक मित्र जॉन, क्योंकि हमारे अनुभव पिता और पुत्र की तुलना में अधिक समान है, तो भी ऐसे ही क्षण में राजा हंसी मेरे पास आता है और मेरे कान में चिल्लाता है, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। जब तक कि रक्त फिर से मेरे गालों में नाचने न लगे और वो अपने साथ लाई हुई धूप का कुछ हिस्सा मुझे वापस न दे दे। ओ मित्र जॉन, ये एक अजीब दुनिया है, एक दुखी दुनिया, दुखों, कष्टों और परेशानियों से भरी हुई दुनिया। और फिर भी जब राजा हंसी आता है तो वो सबको अपनी धुन पर नचा देता है। रक्त से भरे हृदय, कब्रिस्तान की सूखी हड्डियां और वे आंसू जो गिरते समय जलते हैं, सब उसकी उस मुस्कान रहित मुख से निकली धुन पर नाचते हैं। और विश्वास करो मित्र जॉन कि उसका आना अच्छा और दयालु है। हम पुरुष और स्त्रियां उन रस्सियों की तरह हैं जिन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता है और जो तनाव से कस जाती है। तब आंसू आते हैं और जैसे बारिश रस्सियों पर गिरती है वैसे ही वे हमें फिर से मजबूत कर देते हैं, जब तक कि शायद तनाव बहुत अधिक न हो जाए और हम टूट न जाए। लेकिन राजा हंसी धूप की तरह आता है
और तनाव को थोड़ा ढीला कर देता है, और तब हम अपने काम को जारी रखने की शक्ति पा लेते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। मैं उसे ये दिखाकर दुखी नहीं करना चाहता था कि मैं उसकी बात समझ नहीं पाया हूं, लेकिन क्योंकि मैं अभी भी उसकी हंसी का कारण नहीं समझ पा रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा। जब उसने उत्तर दिया तो उसका चेहरा कठोर हो गया और वो बिल्कुल अलग स्वर में बोला, ओह, ये सबकी भयानक विडंबना थी। वो इतनी सुंदर महिला, फूलों से सजी हुई, जो जीवन की तरह सुंदर लग रही थी, यहां तक कि हम एक एक कर सोचने लगे कि क्या वह सचमुच मर चुकी है। वो उस सुंदर संगमरमर के मकान में लेटी हुई थी, उस अकेले कब्रिस्तान में जहां उसके कई रिश्तेदार विश्राम कर रहे हैं, वही अपनी मां के साथ, जो उससे प्रेम करती थी और जिससे वह प्रेम करती थी। और वो पवित्र घंटी बज रही थी, टोल टोल टोल, इतनी धीमी और दुख भरी। और वे पवित्र पुरुष, स्वर्गदूतों जैसे सफेद वस्त्र पहने, पुस्तकें पढ़ने का नाटक कर रहे थे, जबकि उनकी आंखें पन्नों पर नहीं थी, और हम सब सिर झुकाए खड़े थे। और ये सब किस लिए? वो मर चुकी है, बस। क्या ऐसा नहीं है, प्रोफेसर? मैंने कहा। मैं अपनी पूरी समझ से भी इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं देख पा रहा हूं, बल्कि आपकी बातों से ये और भी बड़ी पहेली बन गई है। लेकिन अगर अंतिम संस्कार की रस्में मजाकिया भी होती, तो बेचारे आर्ट और उसके दुख का क्या? उसका दिल तो सचमुच टूट रहा था। बिल्कुल। क्या उसने ये नहीं कहा था कि उसके रक्त के उसकी नसों में चढ़ने से वो वास्तव में उसकी पत्नी बन गई थी? हाँ, और ये उसके लिए एक मीठा और सांत्वना देने वाला विचार था। ठीक है, लेकिन इसमें एक कठिनाई है, मित्र जॉन। अगर ऐसा है, तो बाकी लोगों का क्या? हाँ, हाँ, तब तो ये इतनी मधुर युवती एक बहुप्ती वाली स्त्री हो जाती है। और मैं, जिसकी गरीब पत्नी चर्च के नियमों के अनुसार अभी भी जीवित है, हालांकि उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, मैं भी, जो इस अबन्ही पत्नी का वफादार पति हूं, एक द्विविवाही बन जाता हूं। मुझे इसमें भी कोई मजाक नहीं दिखता, मैंने कहा, और उसकी बातों से मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मित्र जॉन, यदि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने दूसरों के सामने अपनी भावनाएं नहीं दिखाई, क्योंकि इससे उन्हें चोट पहुंचती। मैंने केवल तुम्हें बताया, अपने पुराने मित्र को, जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं। यदि तुम उस समय मेरे हृदय के भीतर देख पाते जब मैं हंसना चाहता था, यदि तुम उस क्षण देख पाते जब हंसी आई थी, यदि तुम अभी भी देख पाते जब राजा हंसी अपना मुकुट समेटकर बहुत दूर चला गया है, बहुत लंबे समय के लिए, तो शायद तुम मुझ पर सबसे अधिक दया करते। उसके स्वर की कोमलता ने मुझे छू लिया और मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं। और अब हम सब बिखर गए हैं, और कई लंबे दिनों तक अकेलापन हमारे घरों पर अपने उदास पंख फैलाए रहेगा। लूसी अपने परिवार की कब्र में सो रही है, एक भव्य मृत्यु गृह में, एक अकेले कब्रिस्तान में, भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर, जहां हवा ताजी है, जहां सूरज हैम्पस्टेड पहाड़ी के ऊपर उगता है, और जहां जंगली फूल अपने आप उगते हैं। इस प्रकार मैं अपनी ये डायरी समाप्त कर सकता हूं, और केवल भगवान ही जानता है कि क्या मैं कभी दूसरी शुरू करूंगा। यदि मैं करूं, या यदि मैं इसे फिर से कभी खोलूं, तो वो अलग लोगों और अलग विषयों के बारे में होगा, क्योंकि यहां, जहां मेरे जीवन की कहानी समाप्त होती है, अपने जीवन कार्य के धागे को फिर से उठाने से पहले, मैं दुख के साथ और बिना किसी आशा के कहता हूं, समाप्त। वेस्टमिंस्टर गजेट, 25 सितंबर। हैम्पस्टेड का रहस्य। इन दिनों हैम्पस्टेड का इलाका कुछ ऐसी घटनाओं से चिंतित है, जो उन घटनाओं से मिलती जुलती लगती है, जिन्हें अखबारों के शीर्षकों में केंसिंगटन हॉरर, द स्टैबिंग वुमन या द वुमन इन ब्लैक कहा गया था। पिछले 2-3 दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें छोटे बच्चे अपने घरों से भटक गए या हीथ पर खेलने के बाद वापस नहीं लौटे। इन सभी मामलों में बच्चे इतने छोटे थे कि अपने बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं सके,
लेकिन उनके बहानों का सार यही था कि वे किसी ब्लूफर लेडी के साथ थे। अक्सर ये शाम के देर समय में हुआ और 2 बार बच्चों को अगली सुबह जल्दी जाकर खोजा गया। पड़ोस में सामान्यतः ये माना जा रहा है कि पहले बच्चे ने जो कारण बताया था कि एक ब्लूफर लेडी ने उसे टहलने के लिए बुलाया था, उसी वाक्य को बाकी बच्चों ने भी सुनकर अपने बहाने के रूप में अपनाया। ये बात इसलिए भी स्वाभाविक लगती है क्योंकि आजकल छोटे बच्चों का पसंदीदा खेल एक दूसरे को चालाकी से कहीं दूर ले जाना है। हमारे एक संवाददाता लिखते हैं कि उन छोटे बच्चों को ब्लूफर लेडी बनने का नाटक करते देखना बहुत ही मजेदार लगता है। उनका कहना है कि हमारे कुछ कार्टून बनाने वाले कलाकार वास्तविकता और चित्र की तुलना करके इस अजीब व्यंग्य से कुछ सीख सकते हैं। मानव स्वभाव के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ये स्वाभाविक ही है कि इन खुले मैदान के खेलों में ब्लूफर लेडी सबसे लोकप्रिय भूमिका बन गई है। हमारे संवाददाता भोलेपन से कहते हैं कि स्वयं एलेन टेरी भी उतनी आकर्षक नहीं लग सकती जितना ये मैले चेहरे वाले छोटे छोटे बच्चे बनने का नाटक करते हैं और खुद को सचमुच वैसा ही कल्पना भी करते हैं। हालांकि इस प्रश्न का एक गंभीर पक्ष भी हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों के वास्तव में उन सभी के जो रात में लापता हुए थे गले पर हल्की खरोंच या घाव पाए गए हैं। ये घाव ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी चूहे या छोटे कुत्ते ने काटे हों, और यद्यपि अलग अलग देखने पर ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं लगते, फिर भी ये संकेत देते हैं कि जो भी जानवर इन्हें करता है उसका अपना कोई तरीका या प्रणाली है। इस क्षेत्र की पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे हैम्पस्टेड हीथ के आसपास भटकते हुए बच्चों, विशेषकर बहुत छोटे बच्चों पर कड़ी नजर रखें और किसी भी आवारा कुत्ते पर भी ध्यान दें जो वहां दिखाई दे सकता है। द वेस्टमिंस्टर गजेट 25 सितंबर। एक्स्ट्रा स्पेशल, हैम्पस्टेड का भय, एक और बच्चा घायल, ब्लूफर लेडी। हमें अभी अभी सूचना मिली है कि कल रात जो एक और बच्चा लापता हो गया था उसे आज सुबह देर से हैम्पस्टेड हीथ के शूटर हिल वाले हिस्से में एक झाड़ी के नीचे पाया गया, जो शायद अन्य भागों की तुलना में कम लोगों द्वारा देखा जाता है। उसके गले पर भी वही छोटा सा घाव था जो अन्य मामलों में देखा गया है। वो बहुत ही कमजोर था और अत्यंत क्षीण दिखाई दे रहा था। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तब उसने भी वही सामान्य कहानी बताई कि उसे ब्लूफर लेडी ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया था। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।